Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the pursuit of parajumbles session 5. So let's begin with the today's session. Okay, so the instruction is given as above. The four sentences labeled 1, 2, 3, 4 given in the question, when properly sequenced, form a coherent paragraph. Each sentence is labeled with a number. Decide on the proper order for the sentences and key in this sequence of the four numbers as your answer. Okay, so first let us read out the sentences. So what is it given? Man has used poisons for assassination purposes ever since the dawn of the civilization, against individual enemies but also occasionally against armies. Okay, तो इसमें क्या बता रहा है कि इंसान जो है, जो मैन है, उसने क्या किया है, पॉइजन का सहारा लिया है असैसिनेशन पर्पस के लिए. ठीक है, असैसिनेशन क्या होता है, किसी का हत्या करवा देना या कत्ल करवा देना. ठीक है, असैसिनेशन पर्पस के लिए यूज किया एवर सिंस द डॉन ऑफ द सिविलाइजेशन. ठीक है, तो जब से सिविलाइजेशन का अंत चालू हुआ तब से. ठीक है, अगेंस्ट इंडिविजुअल एनिमीज, किसके खिलाफ, इंडिविजुअल एनिमीज के खिलाफ, बट ऑल्सो ओकेजनली अगेंस्ट आर्मीज. ठीक है, कभी कभी वो लोग आर्मीज के लिए भी यूज किए हैं. ठीक है, जैसे कि आर्मीज के अगेंस्ट कैसे यूज करेंगे, बो एंड एरो होता है. ठीक है, तो उसमें क्या करते थे वो लोग, पॉइजन यूज करते थे ताकि अगर वो थोड़ा सा भी अगर आर्मी को किसी को लग जाए, इंसान को, तो उसका तुरंत ही डेथ हो जाए. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट क्या है, दीज डेंजर्स वेयर सून रिकॉग्नाइज्ड एंड रिजल्टेड इन 2 इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस. ठीक है, 2 इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस हुए. क्या क्या है, इन 1874 इन ब्रुसेल्स and in 1899 in the Hague that prohibited the use of poison weapons. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये जो डेंजर्स थे ये सूनी रिकॉग्नाइज कर लिए गए. ठीक है, ओके. और उसके वजह से क्या हुआ, 2 इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस हुए. डिक्लेरेशन मतलब एक ट्रीटी साइन हुआ. ठीक है, जिसपे लोग सहमत हुए होंगे. ठीक है, किसी पॉइंट को लेके सहमत हुए होंगे. तो वो पॉइंट क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ पॉइजन वेपन्स. ठीक है, मतलब कहता है कि पॉइजन वेपन्स का यूसेज नहीं करना है. ठीक है, उसके लिए प्रोहिबिशन हुआ. ठीक है, तो 2 डिक्लेरेशंस टेक प्लेस की. एक है 1874 में जो ब्रुसेल्स में हुआ, और एक 1899 जो हेग में हुआ. ठीक है, ओके. आगे क्या बोल रहा है, द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बाय लुइस पैस्चर एंड रॉबर्ट कॉच ऑफर्ड न्यू प्रोस्पेक्ट्स for those interested in biological weapons because it allowed agents to be chosen and designed on the rational basis. ठीक है, तो क्या बता रहा है कि फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी का फाउंडेशन किसके द्वारा किया गया, वो लुइस पैस्चर के द्वारा और रॉबर्ट कॉच के द्वारा. ठीक है, और बोल रहा है कि जो माइक्रोबायोलॉजी का जो भी फाउंडेशन जो पड़ा, तो उसके नए नए प्रोस्पेक्ट्स थे. ठीक है, और उसमें क्या था, जो भी इंसान बायोलॉजिकल वेपन्स में इंटरेस्टेड थे. ठीक है, ओके, तो उनको क्या किया गया, इट अलाउड एजेंट्स टू बी चोजन एंड डिजाइन्ड ऑन अ रैशनल बेसिस. ठीक है, तो उनको क्या था, अलाउड कि एजेंट्स को उनको चूज करना था और डिजाइन करना था उसी हिसाब से. ठीक है, तो एजेंट्स मतलब पीपल को नहीं बोल रहा है, एजेंट्स मतलब कि किस टाइप के एजेंट को यूज कर सकते हैं, मतलब कि किस टाइप के वायरस को या किस टाइप के ऐसे पॉइजन को यूज करना. ठीक है, तो सब, हर पॉइजन तो एक जैसा नहीं होता है, सब पॉइजन अलग अलग होते हैं. ठीक है, सबका अलग अलग ये होता है, उसका इफेक्टिवनेस होता है. ठीक है, कोई होता है जो तुरंत बहुत ही ज़्यादा फेटल होता है, जिसकी वजह से तुरंत मौत हो जाती है, और कुछ होते हैं ऐसे जिससे धीरे धीरे वो इंसान मरता है. ठीक है, तो वही बोल रहा है कि दोज इंटरेस्टेड इन बायोलॉजिकल वेपन्स बिकॉज इट अलाउड एजेंट्स टू बी चोजन एंड डिजाइन्ड ऑन रैशनल बेसिस. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, though treaties were all made in good faith, they contained no means of control and so failed to prevent interested parties from developing and using biological weapons. ठीक है, तो बोल रहा है कि ट्रीटीज तो साइन कर लिए गए. ठीक है, और जो ट्रीटीज जो साइन किया गया था वो गुड फेथ में किए गए थे. ठीक है, मगर उसको कंट्रोल करने का कोई मीन्स नहीं था. ठीक है, मतलब किसी तरीके से उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ट्रीटीज तो लोग साइन कर देते हैं, बट फिर भी क्या करते हैं, वो सीक्रेटली
एक अपना अलग प्रोजेक्ट चलाते हैं और बायोलॉजिकल वेपन्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। सो फेल टू प्रिवेंट द इंटरेस्टेड पार्टीज फ्रॉम डेवलपिंग एंड यूजिंग बायोलॉजिकल वेपन्स। और ये जो भी ट्रीटी साइन हुए तो ये बायोलॉजिकल वेपन्स के डेवलपमेंट को रोक नहीं पाए, ठीक है। फ्रॉम डेवलपिंग, कहाँ गया, फ्रॉम डेवलपिंग एंड यूजिंग बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है। तो हमें पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है। इसमें एक तो बात हो रहा है कि यूसेज ऑफ पॉइजन्स फॉर द पर्पस ऑफ असैसिनेशन, ठीक है। ओके, दूसरा चीज़ क्या बता रहा है कि उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रीटीज बनाए गए, ठीक है। 2 ट्रीटीज के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, एक ब्रुसेल्स में और एक हेग में, ठीक है। और इसमें बता रहा है माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बता रहा है, जो जिसके फाउंडर कौन थे, लुइस पैस्चर एंड रॉबर्ट कॉच, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट क्या बता रहा है इसमें कि जो ट्रीटीज थे वो तो गुड फेथ में बने थे, मगर उनको कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था, ठीक है। तो अभी तो हम समझ में आया कि बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में बात हो रहा है और पॉइजन्स के बारे में बेसिकली इसमें बात हो रही है। बट अब इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा हमें ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस बोल रहा है मैन हैज यूज्ड पॉइजन्स फॉर असैसिनेशन पर्पस एवर सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल एनिमीज बट ओकेजनली अगेंस्ट आर्मीज, ठीक है। तो ये एक जनरल सा बात कह रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी हो सकता है, ठीक है। दीज डेंजर्स, ठीक है, किस टाइप का डेंजर ये तो अभी पता नहीं था हमें, ठीक है। तो ये तो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, क्या है फिर, द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बाय लुइस पैस्चर एंड रॉबर्ट कॉच, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में तो आदमी तब पढ़ेगा जब उसके बारे में पहले बताया जाएगा कि माइक्रोबायोलॉजी किस चीज़ में डील करता है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी किस चीज़ में डील करता है वो तो पहले पता होना चाहिए। तो हमें तो पता है कि यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात किया गया है, बायोलॉजिकल वेपन्स और पॉइजन्स के बारे में, ठीक है। तो पहले तो हम पॉइजन के बारे में बताएंगे, उसके बाद ही माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो इसीलिए ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, और क्या बोल रहा है, 2 ट्रीटीज, 2 है, तो ये तो फर्स्ट हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यही हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक जनरल बात कर रहा है कि पॉइजन का यूसेज जो है किस लिए किया जाता था, इंडिविजुअल एनिमीज के अगेंस्ट किया जाता था और आर्मीज के अगेंस्ट भी किया जाता था, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया क्योंकि इसमें बता दे रहा है कि पॉइजन के बारे में जिक्र किया है, ठीक है, कि पॉइजन का किस तरीके से यूज किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब इसमें क्या आ सकता है, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। ओके, पॉइजन के बारे में जब जिक्र हो गया तो तुरंत डिक्लेरेशन के बारे में तो बात नहीं करेगा ऑब्वियसली, उसके पहले कुछ और बात करना चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 यूज़ किया है, तो ये तो इसके बाद का सेंटेंस तो नहीं होगा, ठीक है। पॉइजन के तुरंत बाद 2 ट्रीटीज तो बात नहीं करेगा, ट्रीटीज कुछ ट्रीटीज के बारे में जिक्र करेगा, उसके बाद ही तो बताएगा ना कि 2 ट्रीटीज वेयर मेड इन गुड फेथ। तो हमारे पास बचता है कौन सा ऑप्शन, 3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि इसमें क्या बात कर रहा है, द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, और बता रहा है कि बायोलॉजिकल वेपन्स को कैसे डिफरेंट एजेंट्स को डेवलप करने का और डिज़ाइन करने का तरीका बता रहा है, ठीक है, कि कैसे किया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे 2 पर्सन के नाम को भी मेंशन किया गया है, लुइस पैस्चर और रॉबर्ट कॉच, ठीक है। ओके, तो जब इसमें जब बात कर दिया माइक्रोबायोलॉजी के बारे में और बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में, तो अब इस चीज़ के को अगर हमें, ये तो एक प्रॉब्लम आ गया, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो कुछ किया होगा, ठीक है। तो वो क्या किया होगा, उन्होंने 2 डिक्लेरेशन साइन किए जैसा कि मेंशन है। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये थर्ड ही क्यों होगा और ये फोर्थ ही क्यों होगा, क्योंकि इसमें बता रहा है दिस डेंजर्स वर सून रिकॉग्नाइज्ड एंड रिजल्टेड इन 2 इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस, ठीक है। तो ये डेंजर क्या था, ये डेंजर किसको बोल रहा है, ये डेंजर बोल रहा है बायोलॉजिकल वेपन्स को बोल रहा है डेंजर, ठीक है। तो यहाँ से ही ये लिंक्ड है इसमें, ठीक है, इसी को बोल रहा है दीज डेंजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 इंटरनेशनल डिक्लेरेशन के बारे में बात हो गई। अब उसके बारे में, उसके बाद क्या बोलेगा उसके बारे में, कि ये जो ट्रीटीज जो साइन हुए, जो डिक्लेरेशन जो साइन हुए, ये तो गुड फेथ में बनाया गया, मगर इसको कंट्रोल करने का कोई मीन्स नहीं था। सो ये बिल्कुल कोहेरेंट और एक सीक्वेंस्ड पैराग्राफ हमारा फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा हम लिख लेते हैं, इसका प्रॉपर सीक्वेंस होगा 1 3
2 एंड 4, ठीक है, यही तो होगा, है ना, 1 3 2 4। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इंस्ट्रक्शंस तो सेम ही है, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि इस पैसेज में क्या बोल रहा है। While you might think that you see or are aware of all the changes that happen in your immediate environment, there is simply too much information for your brain to fully process everything। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि you might think that you see or are aware, you see or are aware of the changes that happen in your immediate environment। ठीक है, तो यहाँ पे changes in the environment के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब किस टाइप के चेंजेस के बारे में आगे देखते हैं। देयर इज सिंपली टू मच इन्फॉर्मेशन फॉर योर ब्रेन टू बी फुल्ली प्रोसेस एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि काफ़ी कुछ चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है, और हो सकता है कि हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं या अवेयर हैं, ठीक है, बट फिर भी वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है हमारे ब्रेन के लिए ताकि उसको फुल्ली सही तरीके से प्रोसेस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोलता है, नेक्स्ट सेंटेंस में बोलता है कि साइकोलॉजिस्ट यूज द टर्म चेंज ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्या टर्म यूज किया है, चेंज ब्लाइंडनेस, टू डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू बी ब्लाइंड टू चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू बी ब्लाइंड टू चेंजेस दो दे आर इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या चीज़ करते हैं, वो यही सब चीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, कि ब्रेन का क्या उसका ब्रेन का जो है उसका क्या वर्किंग होता है, वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से सोचता है, साइकोलॉजिस्ट का वही काम होता है। ठीक है, तो वो इस टाइप के जो फिनोमिना है, ये जो हैपनिंग है जो पहले बता रहा है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होता है, तो बोलता है इसको एक टर्म दिया गया है, क्या दिया गया है, इसको चेंज ब्लाइंडनेस का टर्म दिया गया है। ठीक है, और क्या बता रहा है कि इसको इससे क्या पता चलता है कि इसको डिस्क्राइब करता है कि इसका टेंडेंसी ऑफ पीपल क्या है, टू बी ब्लाइंड टू चेंजेस। ठीक है, जो चेंजेस होते हैं उनको वो इग्नोर कर देते हैं, ब्लाइंड टू चेंजेस मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि दो दे आर इन द इमीडिएट एनवायरमेंट, मतलब कि हो सकता है कि सामने जैसे आप इंसान है, ठीक है, आप रोड पे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई दो लड़के या कोई दो इंसान वहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम तो तुरंत तो चल जाते नहीं, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं बहुत लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो आप उस इन्वायरमेंट में हो, आप देख रहे हो उस चीज़ को, मगर आप उसको अनदेखा कर देते हो। ठीक है, तो उसी को बोल रहा है ब्लाइंड टू चेंजेस। ठीक है, इट कैनॉट बी अवेयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग दैट हैपन्स इन द वर्ल्ड अराउंड यू। ठीक है, बोल रहा है कि वो हर चीज़ के लिए वो अवेयर नहीं हो सकता, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, एवरी सिंगल थिंग के लिए वो अवेयर नहीं हो सकता है। ठीक है, जो भी हमारे वर्ल्ड में हो रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, समटाइम्स बिग शिफ्ट्स हैपन इन फ्रंट ऑफ आवर आईज एंड यू आर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ दिस चेंजेस। ठीक है, बोल रहा है कि कभी कभी ऐसे बहुत बड़े बड़े शिफ्ट्स होते हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े चीज़ें होती हैं, हैपनिंग्स होती हैं जो हमारे सामने होती है, मगर हम उसको नहीं देख पाते हैं या उसके बारे में हम अवेयर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ने से तो पता चल गया कि यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात किया है, एक तो हो गया आपका ब्रेन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या बता रहा है, जो एक टर्म यूज़ किया गया है चेंज ब्लाइंडनेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज ब्लाइंडनेस के बारे में बात किया गया है और बताता है कि कैसे हमारा ब्रेन जो है, हम उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं मगर उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए भी, अगर हम देखते भी हैं, हमारे आँख के सामने भी होता है, तो हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं या किसी वजह से हम उस चीज़ से अनभिज्ञ रह जाते हैं, अनअवेयर रहते हैं। ठीक है, तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए हम देखते हैं। तो वाइल यू माइट थिंक, ओके, that you see or are aware of all the changes that happen in our immediate environment, there is simply too much information for your brain to fully process everything। ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस हो सकता है, बट हम आगे भी देख लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट यूज द टर्म चेंज ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट के बारे में बता रहा है, तो पहले तो साइकोलॉजिस्ट से तो चालू नहीं होगा। ठीक है, उसके पहले कुछ और बोलेगा। ठीक है, इट, यहाँ पे इट यूज़ किया गया है, तो इट किसके लिए यूज़ किया गया अभी हमें पता नहीं, शायद
अच्छा, ये इट शायद ब्रेन के लिए यूज किया गया है, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है इट कैन नॉट बी अवेयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग दैट हैपेंस इन द वर्ल्ड अराउंड यू, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेनली तो ब्रेन के बारे में ही बात किया गया, तो ये इट जो है ये इट जो है ये ब्रेन के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपका पहला तो नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, नाउ समटाइम्स बिग शिफ्ट्स हैपन इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड यू आर नॉट अवेयर, ठीक है। तो समटाइम्स है तो ये भी आपका फर्स्ट नहीं हो सकता है, तो यही आप इसी के साथ बचते हैं, तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक जनरल बात ही कह रहा है, ठीक है, कि आप बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे या अवेयर होंगे, ठीक है, मगर ब्रेन को फुल्ली उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, टू मच इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर योर ब्रेन, है ना। ओके, अब ब्रेन के बारे में बात किया तो फिर ब्रेन से रिलेटेड ही कुछ आगे बात किया होगा ना। तो ओके, यहाँ पे जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे इट जो है ये किसके लिए आया है, ये ब्रेन के लिए आया है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन कैन नॉट बी अवेयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग दैट हैपन्स इन द वर्ल्ड अराउंड यू, ठीक है। तो ये सही लग रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड सेंटेंस। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, सेकंड और फोर्थ, तो हमें देखना है कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। ओके, तो ये तो हमारा हो गया। उसके बाद अच्छा, psychologists use the term change blindness to describe the tendency of people to be blind to changes though they are in the immediate environment। और इसमें क्या बोल रहा है, sometimes big shift happens in front of your eyes and you are not at all aware of these changes, ठीक है। तो दोनों में तो बात करीब करीब सेम ही बोल रहा है, ठीक है, मगर यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के बारे में भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को बोलता है, ठीक है, जो बोल रहा है टेंडेंसी ऑफ पीपल टू बी ब्लाइंड टू चेंजेस दो दे आर इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, और यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि बिग शिफ्ट हैपेंस इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड यू आर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ दिस चेंजेस, ठीक है। तो बात तो सेम ही चीज़ कर रहा है, मगर यहाँ पे बोल रहा है कि साइकोलॉजिस्ट इसको ये टर्म देता है, तो ऑफकोर्स ये हमारा थर्ड होगा, ठीक है। पहले तो बताएगा ना कि किस चीज़ को बोल रहा है, ये बिग शिफ्ट्स किसको बोल रहा है, ठीक है। ये जो बिग शिफ्ट्स है ये किसको बोल रहा है, ये बिग शिफ्ट्स इसी को बता रहा है कि जो भी चीज़ें जो हमारे आंखों के सामने हो रही हैं और यू आर नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ द, ठीक है, ऑफ द चेंजेस, तो उसी चेंज को बोल रहा है कि साइकोलॉजिस्ट उसको क्या बोलता है, चेंज ब्लाइंडनेस बोलता है, ठीक है, टू डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू बी ब्लाइंड टू चेंजेस दो दे आर इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल एक कोहेरेंट और एक सीक्वेंस्ड पैराग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, अगर हम लिख लेते हैं इसको, ये होगा आपका 1 3 4 एंड 2, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 1, ओके, उसके बाद फिर 3, उसके बाद 4 एंड 2, ओके, हाँ, ठीक है। ये आपका एक सही कोहेरेंट पैराग्राफ एंड सीक्वेंस्ड पैराग्राफ फॉर्म हो गया, ठीक है। सो by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos, and keep showering your love and support to my channel. Thank you so much.